हेलो एवरीवन। सो टुडे आज हम चालू करने वाले हैं पावर सिस्टम एमसीक्यू। ठीक है, ये सीरीज चलेगी ओके पावर सिस्टम की एमसीक्यू की। ठीक है, जो भी पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनको उन क्वेश्चनों को हम लेके डिस्कस करेंगे। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं सीरीज का पहला लेक्चर। ओके, सो क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि द सीक्वेंस कंपोनेंट ओके ऑफ द फॉल्ट करंट आर एस फॉलोज। आपको पॉजिटिव सीक्वेंस करंट दिया है, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस दिया है। आपसे पूछा गया है कि किस प्रकार का ए फॉल्ट है सिस्टम में। ठीक है, तो देख सकते हैं आप ऑप्शंस देख सकते हैं कि थ्री फेज, लाइन टू ग्राउंड, डबल लाइन टू ग्राउंड और आपको डबल लाइन फॉल्ट दिया है यानी कि एल फॉल्ट। तो जैसा आप जानते हैं कि सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में जो आपका सीक्वेंस होता है वो तीनों सीक्वेंस कैसे होते हैं, आपके करंट के बराबर होते हैं, है ना। जीरो सीक्वेंस इक्वल्स टू पॉजिटिव, नेगेटिव इक्वल्स टू आई अपॉन 3 के बराबर होते हैं। ठीक है, और अब डबल लाइन ग्राउंड की बात करें तो जो हमारा सीक्वेंस होता है आई ए नोट प्लस आई ए वन प्लस आई ए टू, वो तीनों का सम जो होना चाहिए हमारा जीरो होना चाहिए। तो देख सकते हैं हम इधर हमको -J1.5 दिया है जीरो सीक्वेंस, और पॉजिटिव दिया है J2 और नेगेटिव दिया है -J0.5। तो इन तीनों को जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपका क्या आंसर आएगा जीरो, क्योंकि J2 -J0.5 हो गया आपका J1.5 पॉजिटिव का, और दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम लाइन टू लाइन फॉल्ट की बात करते तो लाइन टू लाइन फॉल्ट में क्या होता है, हमारा जीरो सीक्वेंस क्या रहता है, जीरो रहता है, क्योंकि ग्राउंड फॉल्ट इसमें प्रेजेंट नहीं है। और पॉजिटिव सीक्वेंस जो रहता है वो नेगेटिव सीक्वेंस के रिवर्स में होता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अब हम। तो आपको ये समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि एक 200 MVA 11 kV सिंक्रोनस जनरेटर है। ओके, हैज 0.2 per unit synchronous reactance. The per unit reactance on the base value of 100 MVA and 22 kV. ओके, तो आपसे देखिए क्या पूछा गया है, आपको नई पर यूनिट वैल्यू पूछी गई है। ओके, कैसे निकालेंगे, x पर यूनिट न्यू इक्वल्स टू जो पुरानी वैल्यू है आपकी MVA न्यू। ठीक है, MVA न्यू कौन सा आपका वैल्यू 100 अपॉन MVA ओल्ड 200 इंटू KV ओल्ड का स्क्वायर अपॉन KV न्यू का स्क्वायर। ठीक है, तो ए आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं उधर, x पर यूनिट ओल्ड होता है इंटू MVA अपॉन MVA न्यू अपॉन ओल्ड इंटू KV ओल्ड का स्क्वायर अपॉन KV न्यू का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है। जब आप इस पूरे टर्म को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.025 पर यूनिट। ओके, तो आप सॉल्व तो कर ही लेंगे आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि टू ऑल्टरनेटर्स रेटेड 200 MVA एंड 150 MVA, ठीक है, आर having inertia constant of 5 megajoule per MVA and 4 megajoule per MVA. Okay, if both the generators are operating in parallel, ठीक है, within the same power plant, then the equivalent inertia constant for the two machine on the base of 100 MVA each. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों पर देखो क्या करते हैं, आपको G1 G2 या आप जिस भी लिखते हो, जो भी S1 भी लिखते हैं कुछ लोग इस MVA को, क्योंकि S1 S2, और आपके पास क्या गिवन है, इनर्शिया कांस्टेंट गिवन है H1 और H2। अब वो बोल रहा है 100 MVA, ठीक है, यानी कि G3 है आपका इनर्शिया कांस्टेंट H3 कितना होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो G1 H1 प्लस G2 H2 इक्वल्स टू G3 H3, जो हमें गिवन है, यानी कि 200 पे 5 इनर्शिया कांस्टेंट, 150 पे 4, और हमको फाइंड करना है 100 MVA पे H3। तो जब आप H3 सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 16 मेगाजूल पर MVA। ओके, तो ये इसको सॉल्व करने की टेक्निक है।
ठीक है, जो भी हमें दिया गया उसको पहले सम मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए और जो हमें फाइंड करना है उसके हमें इक्वल रख दीजिए, क्योंकि हमें पूछा गया है इक्विवेलेंट इनर्शिया कांस्टेंट, हाँ, उन दो मशीनों का। ठीक है, अगर 3 मशीन दिया होता तो प्लस G3H3 इक्वल टू G4H4 हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि इन पावर सिस्टम लोड फ्लो स्टडीज, ठीक है, द क्वांटिटीज स्पेसिफाइड एट अ स्लैक बस, ठीक है, आपको देख सकते हैं कि आपको पूछा गया स्लैक बस, ठीक है, स्लैक बस को और को क्या बोलते हैं हम, ये भी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। स्लैक बस को हम बोलते हैं रेफरेंस बस। ओके, स्लैक बस इज आल्सो कॉल्ड एज रेफरेंस बस, और इसको हम बोलते हैं स्विंग बस। ठीक है, तो ये स्लैक बस के नाम है। हमसे पूछा गया है कि इनमें से क्वांटिटीज जो होती हैं कौन सी स्पेसिफाइड होती हैं। अब देख लीजिए, स्लैक बस की मैं बात करता हूँ। स्लैक बस, पहला स्पेसिफाइड का कॉलम बना लेता हूँ और दूसरा अनस्पेसिफाइड का। तो स्पेसिफाइड में हमारा जो स्लैक बस में होता है वो होता है हमारा बी एंड डेल्टा, और अनस्पेसिफाइड होता है पी और क्यू। ठीक है, दूसरी बस होती है हमारी पीवी बस, जिसे हम बोलते हैं वोल्टेज कंट्रोल्ड बस और जनरेशन बस। ठीक है, इसका दूसरा नाम है। तो पीवी बस में आप नाम से समझ गए होंगे, पी और बी स्पेसिफाइड रहते हैं, क्यू और डेल्टा अनस्पेसिफाइड। तीसरी बस होती है हमारी लोड बस। तो लोड बस में क्या बचा, पी और क्यू स्पेसिफाइड और बी और डेल्टा अनस्पेसिफाइड। ओके, अब पीवी बस का दूसरा नाम देख लीजिए, जिसको हम बोलते हैं जनरेशन बस। जनरेशन बस या फिर वोल्टेज कंट्रोल्ड बस। ओके, तो ये टेबल है, आपको याद होनी चाहिए, किसी ना किसी पेपर में आपसे पूछ ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देख सकते हैं कि आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट इनर्शिया कांस्टेंट इफ टू मशीन हैविंग इनर्शिया कांस्टेंट H1 एंड H2 आर स्विंगिंग कोहेरेंटली। तो आपने अभी क्वेश्चन देखा था सिमिलर, ठीक है, तो मैंने G1 उसमें क्या था, आपको MBA रेटिंग दी थी। तो H इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे आप, दोनों इनर्शिया कांस्टेंट का सम करने पे आपका H इक्विवेलेंट निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, which one of the following networks gets affected by the method of neutral grounding। तो आप नाम से समझ रहे होंगे न्यूट्रल ग्राउंडिंग मतलब क्या है, जीरो ग्राउंडिंग। तो जीरो सीक्वेंस नेटवर्क, ठीक है, कौन सा नेटवर्क इनमें से आपका अफेक्टेड होगा न्यूट्रल ग्राउंडिंग से, तो हमारा जीरो सीक्वेंस नेटवर्क अफेक्टेड होगा। ठीक है, क्योंकि जीरो सीक्वेंस नेटवर्क जो होता है तभी कंसिडरेशन में आता है जब हम न्यूट्रल की बात करते हैं, यानी कि अर्थ की बात करते हैं। जब अर्थ की बात करेंगे तो हमारा जीरो सीक्वेंस नेटवर्क कंसिडरेशन में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, एक 25 bus power system has 5 generator buses and 20 load buses। okay, for the load flow analysis using Newton Raphson method आपसे साइज पूछा गया है। ठीक है, तो जो साइज ऑफ द बस होता है, साइज ऑफ बस, ठीक है, होता है 2n माइनस, ठीक है, जनरेटर बस, ठीक है, n 2n माइनस m माइनस 1। ठीक है, तो टोटल बस n होता है आपका, टोटल बस आपको दिया 25, m दिया आपको जनरेटर बस 5 माइनस 1, तो 50 माइनस 5 45 माइनस 1 44। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 टाइम्स होता है, तो ये बस का निकालने का तरीका है। ठीक है, 50 माइनस 5 माइनस 1, तो आपकी 44 क्रॉस 44 आपकी जैकोबिन मैट्रिक्स बनेगी, जो कि एक साइज है आपका पावर सिस्टम की बसेस का। ठीक है, साइज ऑफ द बस का फॉर्मूला आप जान गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, द 25 MVA 4 पोल 50 हर्ट्ज turbo alternator has an inertia constant of इतना, the stored kinetic energy in the rotor at synchronous speed। तो stored kinetic energy का फॉर्मूला होता है G इंटू एच। ठीक है, G क्या है आपका MBA रेटिंग, ठीक है, MBA, और H क्या है आपका इनर्शिया कांस्टेंट। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 125 मेगा जूल। देख सकते हैं हम, जीरो सीक्वेंस नेटवर्क इक्विवेलेंट फॉर द ट्रांसफॉर्मर कनेक्टेड बिटवीन बसेस एंड बसेस 2। ठीक है,
तो आपसे पूछा गया है जीरो सीक्वेंस नेटवर्क कौन सा फिट बैठ रहा है इसमें, ठीक है। मैं और जूम आउट कर देता हूं, तो देख सकते हैं आप ये जो डी ऑप्शन है ये आपका स्टार ग्राउंडेड और डेल्टा को शो कर रहा है, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो स्टार ग्राउंडेड और डेल्टा, डेल्टा मतलब सेकेंडरी साइड, जब डेल्टा होता है तो डेल्टा का मतलब होता है कि ओपन रहेगा सेकेंडरी साइड। तो देख सकते हैं आप ये साइड से क्या है आपका ओपन है, ठीक है। इट वर्क्स एज अ स्विच ऑन द ओपन साइड, ओके। अगर डेल्टा 1 बस की तरफ होता तो इस साइड से भी ओपन हो सकता था और बाकी सब सिमिलर रहता, ठीक है। तो ये ग्राफ्स बहुत जरूरी हैं पावर सिस्टम और ट्रांसफार्मर जब आप पढ़ते हैं तो लास्ट में आप इन ग्राफ्स को देखते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, which type of parameter is found in AC transmission line but not found in DC transmission line, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सर्जेस जो होते हैं हमारे, ठीक है, लाइटनिंग सर्जेस, वो हमारे एसी ट्रांसमिशन में पाए जाते हैं और डीसी में नहीं पाए जाते हैं। यही क्या एडवांटेज है डीसी ट्रांसमिशन का, एडवांटेज है, ठीक है, कि सर्जेस आर नॉट प्रोड्यूस इन द डीसी साइड ट्रांसमिशन लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपसे पूछा गया है द बेस इंपीडेंस ऑफ अ 3 फेज 10 kV 5 MVA सिस्टम। तो बेस इंपीडेंस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, केवी स्क्वायर अपॉन एमबीए बेस, ठीक है। केवी स्क्वायर कितना आपका 10 इंटू 10 अपॉन एमबीए है आपका 5। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका 100 अपॉन 5 विच इज इक्वल्स टू 20 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस द एडवांटेजेस ऑफ एसी ट्रांसमिशन लाइन एज कंपेयर टू डीसी ट्रांसमिशन लाइन। तो डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम हम इज मोर कॉम्प्लेक्स एंड कॉस्टली। आप ये सब लोग जानते हैं कि डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम जो है वो एडवांटेजेस है एसी ट्रांसमिशन के, लेकिन जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम में वो बहुत कॉस्टली होते हैं और जो नेटवर्क सिस्टम जो बनता है बहुत कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। इसीलिए हम डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम को जनरली यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं कि विच ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस, ठीक है। बेसिस ऑफ सर्विस का मतलब ये है कि इट कनेक्टेड टू द आवर कस्टमर सिस्टम, ठीक है। तो अब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर जो होता है वो सर्विस के बेसिस पे क्लासिफाइड किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं विथ सेम मैक्सिमम वोल्टेज, ओके, विथ सेम मैक्सिमम वोल्टेज बिटवीन कंडक्टर्स द रेशियो ऑफ कॉपर वॉल्यूम्स नीडेड इन 3 फेज 3 वायर सिस्टम और सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम। तो आप सभी लोग मैंने टेबल पहले ही बता दी है, ठीक है। वायर सिस्टम की टेबल मैंने प्रीवियस पेपर में भी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो 3 फेज 3 वायर सिस्टम की जब भी मैं बात करता हूँ, ठीक है, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। 3 फेज 3 वायर में फॉर्मूला होता है 1.5 अपॉन कॉस स्क्वायर 5 फॉर मैक्सिमम वोल्टेज के लिए, और सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम जो होता है उसमें फॉर्मूला होता है आपका 2 अपॉन कॉस स्क्वायर 5, ठीक है। आपसे दोनों का रेशियो पूछा है, तो जब आप रेशियो निकालेंगे, ठीक है, तो आपका रेशियो निकल के आएगा 1.5 अपॉन 2, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 5 3 जा 15 अपॉन 5 4 जा 20, तो 3 अपॉन 4 आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार आप किसी का भी रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको टेबल याद होनी चाहिए वो, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द सैग ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन डिपेंड्स ऑन। सैग आप जानते हैं फॉर्मूला होता है आपका डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8t, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सैग के फॉर्मूले में जो कंडक्टर का वेट है यानी कि डब्ल्यू वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, और लेंथ के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्पैन लेंथ, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेट ऑफ द कंडक्टर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्पैन लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बेस इंपीडेंस का फॉर्मूला पूछा है, तो बेस इंपीडेंस का फॉर्मूला होता है बेस केवीए स्क्वायर इंटू 1000 अपॉन बेस केवीए, ओके। फॉर द सेम वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीजिंग द वोल्टेज ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटर एंड टाइम्स, ये मैंने पीएसपीसीएल के पेपर में भी समझाया था, ठीक है। जब आप
देखिए आपको रेशियो गिवन होता है B2/V1 का n, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करते हैं R इक्वल्स टू रो L/A से, ठीक है, तो इसको मैं A1 मानता हूं और दूसरा भी कोई R2 होगा तो रो L2/A2। तो जब आप A2/A1 का रेशियो निकालते हैं, ठीक है, तो 1/n निकल के आता है। तो A2 आपका क्या हो जाएगा इधर से A1/n, ठीक है, I1/N2, ठीक है, n दोनों रेशियो क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो आपसे पूछा गया है फॉर द सेम वोल्टेज ड्रॉप तो रिड्यूस द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर बाय द n टाइम्स। आप देख सकते हैं A2 निकाला तो आपका कंडक्टर जो भी निकल के आया, ठीक है, तो A1/n निकल के आया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया है वो n टाइम से डिक्रीज हो गया, ठीक है, और रिड्यूस हो गया। ये फॉर्मूलेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको सारे फॉर्मूलेस याद होने चाहिए, डिमांड फैक्टर के, लोड फैक्टर के, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर का, ठीक है, और डाइवर्सिटी फैक्टर का, ठीक है। तो डिमांड फैक्टर पूछा है तो मैक्सिमम डिमांड अपॉन टोटल कनेक्टेड लोड। क्वेश्चन है आपसे कि मैक्सिमम डिमांड ऑफ द पावर सिस्टम generating station is 500 megawatt. Okay, if the annual load factor is 50%, the total energy generated is, तो एनुअल लोड फैक्टर का फॉर्मूला होता है एनुअल लोड फैक्टर इक्वल्स टू टोटल एनर्जी अपॉन मैक्सिमम डिमांड, ठीक है, इंटू 24। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे यानी कि टोटल एनर्जी को, तो आपका आएगा 219 इंटू 10⁻7 किलोवाट आवर। ये आपका आंसर निकल के आएगा। क्या समझे आपको, एक है आपका एनुअल लोड फैक्टर है और ये आपकी टोटल एनर्जी है और ये आपकी क्या है मैक्सिमम डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक 2 वायर 1000 मीटर लॉन्ग डीसी डिस्ट्रीब्यूटर केबल है इज लोडेड विथ 0.5 एम्पियर्स पर मीटर। रेजिस्टेंस आपको गिवन है 0.05, ठीक है। इफ द डिस्ट्रीब्यूटर इज फेड फ्रॉम बोथ एंड्स विथ इक्वल वोल्टेजेस, मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप। ये क्वेश्चन मैंने PSPCL में कराया था, फिर से आपको क्वेश्चन रिपीट है दूसरे पेपर में, ठीक है। तो आप वोल्टेज ड्रॉप जानते हैं, इस कंडीशन में डिस्ट्रीब्यूटर केबल की कंडीशन में आता है IR/8। अब आपको क्या निकालना है, I निकालना है, ठीक है। तो I कैसे निकालेंगे आप, जो आपको 0.5 दिया हुआ है, ठीक है, तो 0.5 का मल्टीप्लिकेशन किससे करना है आपको, उस लेंथ से, यानी कि 1000 मीटर की लेंथ से, ठीक है। तो आपका करंट कितना निकल गया 500। अब आपको R निकालना है, R कैसे निकालेंगे, ठीक है, दोनों तरफ से आपके जो रेजिस्टेंस है 0.05, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर इज फेड फ्रॉम बोथ एंड्स विद इक्वल वोल्टेजेस ऑफ 220 वोल्ट। अब 2 वायर बोला है, ठीक है, तो 2 वायर के लिए निकालना पड़ेगा आपको 2 इंटू 0.05 यानी कि 0.1 आपका क्या निकल के आ गया रेजिस्टेंस। तो 500 इंटू 0.1/8, तो इसका आंसर क्या आएगा 6.25 वोल्ट। नेक्स्ट, द डाइलेक्ट्रिक लॉसेस ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम इज 100 watt when operating with a particular voltage. If the voltages of the system is doubled, then the dielectric losses will be, ये जानते हैं आपकी P इक्वल्स टू बी स्क्वायर ओमेगा से tan डेल्टा होता है। जब भी हम डाइलेक्ट्रिक लॉसेस की बात करते हैं तो P1/P2 B1 स्क्वायर अपॉन B2 स्क्वायर में लिख सकता हूँ ऐसा। P1 आपको गिवन है 100 और P2 आपको निकालना है, ठीक है। B1 की वैल्यू कितनी है 1 और B2 यानी कि B2 क्या बोल रहा है, वो डबल करने को बोलता है, ठीक है। तो डबल कैसे करेंगे, तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4, तो P2 को आप जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा 400 watt। For the transmission of a given amount of power, if the transmission voltage is increased, then the volume of conductor material required। आप सब लोग जानते होंगे जब आप वॉल्यूम की बात करते हैं तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, हमारे वोल्टेज के।
ठीक है, मैं इसको शॉर्ट में बता देता हूँ ये आता कैसे है। आप जानते हैं पी क्या होता है आपका √3 cos फाई। ठीक है, इधर से आप करंट निकाल लेते हैं P/√3 cos फाई। रेजिस्टेंस आप जानते हैं ρL/A होता है आपका। ठीक है, और लॉसेस जब आप निकालते हैं तो थ्री फेज में तो 3I² R होता है। आई की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, P/√3 cos फाई और R की जगह रख देते हैं हम ρL/A। तो जब आप इसको ओपन करते हैं तो आपका आंसर क्या निकल के आता है, जो आपका कॉपर कंडक्टर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा वोल्टेज के। ठीक है, तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज का स्क्वायर। ठीक है, V² होता है, सॉरी, तो V²। ओके, तो एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आपसे पूछा गया है यूजली कौन सा होता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है आपका डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर। ठीक है, बिकॉज सेकेंडरी साइड हमको क्या चाहिए होता है, वोल्टेज हाई, तो इसीलिए डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर को हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, एक जनरेटिंग स्टेशन है, सप्लाइज द फॉलोइंग लोड टू द वेरियस कंज्यूमर्स। ओके, लोड आपको दिया गया है 750 मेगावाट कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट, 350 मेगावाट डोमेस्टिक पावर, 10 मेगावाट एंड डोमेस्टिक लाइटिंग 50 मेगावाट। ओके, आपसे पूछा गया है डाइवर्सिटी फैक्टर और आपको मैक्सिमम डिमांड भी गिवन है 1000 मेगावाट। तो डाइवर्सिटी फैक्टर कैसे निकालते हैं आप, जितने भी आपको सम ऑफ कनेक्टेड लोड दिख रहे हो, 750 दिख रहा है, 350 दिख रहा है, 10 मेगावाट और 50 मेगावाट हमको दिख रहा है। अपॉल मैक्सिमम डिमांड कितना है आपका 1000 मेगावाट। तो सम ऑफ कनेक्टेड लोड, जितने भी लोड आपके कनेक्टेड हैं हाउस में या कहीं पे भी, उनको आप सम कर दीजिए, सम ऑफ कनेक्टेड लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। तो ये आपका फॉर्मूला है, इसको जब आप सोल्व करेंगे तो 1.16 आपका आंसर आ जाएगा। प्रोटेक्शन अगेंस्ट नेगेटिव सीक्वेंस करंट इज प्रोवाइडेड फॉर, तो जो नेगेटिव सीक्वेंस करंट का प्रोटेक्शन जो प्रोवाइड किया जाता है वो जनरेटर्स के लिए किया जाता है। ओके, तो आप याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू alternators A and B are operating in parallel if the excitation of A is increased then, तो आप देख सकते हैं जब भी हम एक्साइटेशन की बात करते हैं तो हम रिएक्टिव पावर की बात करते हैं। ठीक है, Q की बात करते हैं। तो अगर हम A का एक्साइटेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्टिव पावर जो होगी A की क्या होगी, इंक्रीज, और B की क्या होगी, हम डिक्रीज तो नहीं कहेंगे, बट इन द कंपेयर टू A इट इज डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इफ अ स्टार कनेक्टेड 3-phase 4-wire unbalanced system, the current in the neutral wire is 15 ampere, the zero sequence current, तो जीरो सीक्वेंस करंट जब भी हम निकालते हैं तो 1/3 टाइम्स ऑफ IN होता है। ठीक है, यानी कि न्यूट्रल वायर का करंट, तो 15/3 विच इज इक्वल्स टू 5 एम्पियर। If shunt capacitance of a string of suspension insulator is decreases, then its string efficiency, तो आप स्ट्रिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला आप अच्छे से जानते होंगे, वोल्टेज अक्रॉस स्ट्रिंग अपॉन n इनटू वोल्टेज अक्रॉस नियरेस्ट इंसुलेटर, है ना, यही फॉर्मूला होता है। तो इसमें बोला गया है इफ शंट कैपेसिटेंस ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ सस्पेंशन इंसुलेटर इज डिक्रीजेस, तो n की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी तो हमारा एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, स्ट्रिंग एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ट्रांसफार्मर का जो नेगेटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस होता है वो हमारे बराबर होता है इक्वल टू द पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस के इन द केस ऑफ ट्रांसफार्मर। ओके, तो जैसे जैसे मेरे को क्वेश्चन मिलते जाएंगे वैसे वैसे मैं क्वेश्चन आपको देता जाऊंगा। ठीक है, ये पहला है लेक्चर, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चनों का लेवल RSEV के लिए भी है और आपका DFCCIL के लिए भी है, SSC के लिए भी है और दूसरे HPCL के लिए भी है। कोई से भी एग्जाम्स होते हैं JEE के, उन सबके क्वेश्चंस में लेके चल रहा हूँ पावर सिस्टम की सीरीज के लिए। ठीक है, तो आप देखते रहिए इसको। For a base kV and base MVA, the per unit impedance value of the element is Z. What will be the per unit impedance value
of this element when the base kV and base MVA are both doubled। इस फॉर्मूले को आप, इस क्वेश्चन को, सिमिलर क्वेश्चन को आप ऊपर भी लगा चुके हैं, ठीक है। तो जेड पर यूनिट न्यू आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो जेड आपको दिया गया है पर यूनिट इम्पीडेंस, आपसे बोला है एमबीए न्यू, ठीक है। तो बेस एमबीए डबल है, ठीक है। तो 2 एमबीए एमबीए न्यू क्या करेंगे आप, डबल कर देंगे, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा। एमबीए ओल्ड आपका 1 मान लेता हूँ, ठीक है। केवी ओल्ड में आपका 1 मान लेता हूँ, केवी ओल्ड 1 हो गया आपका, और केवी जो न्यू है वो आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। केवी का स्क्वायर होता है केवी ओल्ड अपॉन केवी न्यू का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा आपका जेड अपॉन 2। तो ये क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, फॉर्मूला आप ऊपर वाले को, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने किया वो सेम क्वेश्चन है ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि एक 800 kV ट्रांसमिशन लाइन है, has maximum power transfer capacity of 100 megawatt if it is operated at 400 kilovolt with the series reactance unchanged, the maximum power transfer capacity is। तो आप जानते हैं जो आपकी पावर होती है वो वोल्टेज स्क्वायर की प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। यही तो होता है बी स्क्वायर अपॉन एक्सएस। तो हम रिएक्टेंस की बात तो नहीं कर रहे हैं क्योंकि रिएक्टेंस क्या है, दोनों के सिमिलर है। P1 अपॉन P2 इक्वल्स टू B1 स्क्वायर अपॉन B2 स्क्वायर, ठीक है। P1 आपका क्या है 100 दिया हुआ है, P2 आपको फाइंड करना है, और B1 स्क्वायर क्या है आपका 800 का स्क्वायर अपॉन B2 आपका है 400 का स्क्वायर। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो P2 आपकी आएगी 25 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि इन केबल्स अ मेटेलिक शीट इज प्रोवाइडेड ओवर द इंसुलेशन टू। तो मेटेलिक शीट का जो यूज होता है यानी कि लेड शीट जो है उसका यूज हम क्यों करते हैं, क्योंकि इट प्रोटेक्ट्स द इंसुलेशन मटेरियल फ्रॉम द मॉइस्चर, ठीक है। तो जो इंसुलेटिंग मटेरियल है आपका केबल का, उसको मॉइस्चर से बचाने के लिए हम इस लेड शीट का यूज करते हैं या फिर मेटेलिक शीट का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जो आपके क्वेश्चंस थे आज के, ठीक है, खत्म होते हैं। एक पहला लेक्चर सीरीज है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट रहेगी पावर सिस्टम के लिए, जो भी अपकमिंग एग्जाम से प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर्स हैं उनमें से मैंने लिए हैं, ठीक है। कोई भी अलग से नहीं है, चाहे वो गेट हो, चाहे वो ईएसई हो, चाहे वो स्टेट जेई हो, स्टेट के एई हो, ठीक है, या फिर पीएससी के कोई से भी एग्जाम्स हो, तो सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो क्योंकि आपके पेपर जो है वो शिफ्ट हो गए हैं, ठीक है। तो अभी 3 मंथ तक कोई पेपर शायद नहीं होगा, 2 या 3 मंथ तक, ठीक है। मैक्सिमम या मिनिमम 2-3 मंथ तक पेपर कोई नहीं होगा, तो आसानी से आप पढ़ सकते हैं, तब तक सारे सब्जेक्ट्स भी कंप्लीट हो जाएंगे, ओके। सो प्लीज वॉच द वीडियोस फुल, ओके। और हाँ, लास्ट बात कि आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके, तो प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर दी है, जितने भी एग्जाम्स की मैंने पेपर जो सॉल्व कराए हैं आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, ओके। थैंक यू।